मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और अध्याय नंबर 1 सूत्र नंबर 33। इस सूत्र के अंतर्गत अभी तक टीका में अपनी इतनी बात हो गई, अनेकांत और स्याद बात की अपनी कुछ चर्चा हुई। ठीक है, अब देखो जो टीका में सेकंड पैराग्राफ है उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हेतु और विषय की सामर्थ्य की अपेक्षा से प्रमाण से निरूपण किए गए अर्थ के एक देश को कहना सो नय है। कहना या जानना। नय हमेशा वचनात्मक होते हैं, कथन में होते हैं या फिर ज्ञान में होते हैं। वस्तु में तो नय नहीं होते। वस्तु तो अनेकांतमयी होती है और उस अनेकांतमयी वस्तु को जानने के ये उपाय हैं, प्रमाण और नय। तो जो प्रमाण से जिस वस्तु का निरूपण किया गया उसी वस्तु के एक देश को कहना सो नय है। उसे सम्यक एकांत भी कहते हैं। प्रमाण से गृहीत वस्तु है, आपने पूरी वस्तु को जाना है। अब आप किसी एक अंश को जानो या कहो तो वो सम्यक एकांत है। और यदि आप पूरी प्रमाण की वस्तु को नहीं जानते और किसी भी एक अंश को, वो मुख्य की तो बात ही नहीं होगी, किसी एक अंश से बात कर रहा है तो फिर वो मिथ्या है। वो पूरी वस्तु को वैसा ही जान रहा है बस, है ना। जैसे जीव को रागी कहना, राग की पर्याय की अपेक्षा से राग की पर्याय को देखकर रागी कहना ये एक नय का कथन है। तो ये सम्यक एकांत कैसे बनेगा? इसको मालूम है कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय की ओर से कह रहे हैं। वस्तु तो महामहिम है, यहाँ पे तो ज्ञान की पर्याय भी है, श्रद्धा की पर्याय भी है, अनंत पर्याय है, अनंत गुण है, पूरा द्रव्य है। तो मुख्य करके कह रहा है तो सम्यक एकांत है। और मुख्य नहीं करता, उतना ही जानता है तो फिर वो मिथ्या है। आ रही बात ख्याल में? तब तो फिर वो मिथ्या ही कहलाएगा। ऐसा उसने जिनवाणी पढ़ा कि जीव रागी है, संसार दशा में जीव रागी है, तो ये रागी ही अनुभव करे, ध्रुव तो पता ही नहीं उसको, तो वो मिथ्या है। और प्रमाण से पूरी वस्तु को जानकर फिर कहे कि रागी है तो सम्यक है। देखो, एक ही सेंटेंस बोल रहा है, दो व्यक्ति एक ही सेंटेंस को कह रहे हैं, लेकिन दोनों के कथन में जमीन आसमान का अंतर है। वो कह रहा है कि वस्तु तो ध्रुव है, वस्तु तो परिपूर्ण है, इसमें अनंत गुण है, अनंत पर्याय है। एक पर्याय को मुख्य करके कह रहे हैं और दूसरा पूरी वस्तु को रागी समझ रहा है, तो वो हो गया मिथ्या और ये हो गया सम्यक। वस्तु में राग है तो फिर कह रहे हैं कि राग है, सम्यक है। वस्तु ध्रुव है तो कह रहे हैं ध्रुव है, सम्यक है। अच्छा, राग होने पर भी ध्रुव कह रहे तो हमने राग को गौड़ किया, ध्रुव को मुख्य कर दिया, सम्यक है। और कभी ध्रुव को गौड़ किया, राग को मुख्य कर दिया, सम्यक है। पॉइंट समझ में आया? और कोई ध्रुव कहे और राग की सत्ता कोई स्वीकार नहीं करे तो भी मिथ्या है। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, समझने जैसी, है ना। कोई अकेले ध्रुव ही जाने वस्तु,
तो भी पूरी वस्तु को नहीं जानता। अकेला ध्रुव होता ही नहीं है बिना उत्पाद व्यय का। तो उत्पाद व्यय है तो उत्पाद व्यय में कुछ न कुछ तो है, या तो अज्ञान मोह राग द्वेष हो सकते हैं, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो सकते हैं, या अनंत चतुष्टय हो सकते। कोई ना कोई तो उत्पाद व्यय होगा। लेकिन वो किसी उत्पाद व्यय को नहीं माने, अकेला ध्रुव ध्रुव को माने, तो भी मिथ्या है। कुछ नहीं, हम तो ध्रुव हैं, बस हम तो ध्रुव हैं। अरे भैया कैसा तुम्हारा व्यवहार है, तुम कैसा यहाँ जीवों का घात होता है। हम तो ध्रुव हैं, तो पर्याय का बोध नहीं हो, ध्रुव ध्रुव बोले तो मिथ्या। पॉइंट समझ में आया? उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु होती है, उसमें से किसी को मुख्य किसी को गौड़ किया जा सकता है, अभाव नहीं किया जा सकता। और जो गौड़ करता है, अभाव नहीं करता, अब वो कुछ भी कहे उसके सारे सम्यक नए हैं। और जो स्वरूप को नहीं जानता वो ध्रुव कहे तो भी मिथ्या है, और मैं रागी हूं ऐसा कहे तो भी मिथ्या है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, ये शुद्ध प्रमाण दो प्रकार का है। शुद्ध प्रमाण किसको कहना, बोलो कौन बताएगा? शुद्ध प्रमाण कि क्या चीज है शुद्ध प्रमाण? बोलो नीताजा। आगम को शुद्ध प्रमाण है। देखो, श्रुत है, शुद्ध ज्ञान। ये जो नए होते हैं ना, वो ज्ञान में होते हैं। वो तुम्हारा जो आंसर है वो भी सही है, वो दूसरी अपेक्षा है। अभी जो विषय चल रहा है ना, प्रमाण और नए, तो प्रमाण और नए दोनों होते हैं शुद्ध ज्ञान में। तो श्रुत, और फिर वो ज्ञान कैसा? प्रामाणिक, पूरी वस्तु को जानने वाला। तो ये श्रुत प्रमाण है ना। और जो निताशा ने बोला वो भी सही है। शुद्ध प्रमाण मतलब ये जो जिनवाणी है ना, आगम, इसको भी शुद्ध प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो दो प्रकार का है। एक को कह रहे हैं स्वार्थ और परार्थ। ये स्वार्थ और परार्थ क्या होता है? स्वार्थ मतलब स्व के द्वारा जाना गया। और यहाँ जो श्रुत प्रमाण कह रहे हैं ना, श्रुत, तो इसका अर्थ यहाँ पर लगाना है, श्रुत ज्ञान का भेद होता है अनुमान। अनुमान मतलब सपोज नहीं, अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड। तो जो शुद्ध ज्ञान में निर्णय होता है वो दो प्रकार से होता है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। एक स्वयं के द्वारा, एक पर के उपदेश के द्वारा। जो स्वयं से हो उसको स्वार्थ कहते हैं, और जो पर के उपदेश से हो वो उसको परार्थ कहते हैं। जैसे विपर्य की बात आई थी ना, कि स्वयं से ही विपरीतता है उसको, तो उसको सहज विपर्य कहा। सहज, कारण विपरीतता में चर्चा आई थी। और दूसरे के उपदेश से हो उसको आहार्य कहते हैं, आहार्य विपरीतता। ऐसी ही चर्चा सम्यक दर्शन में आती है। एक होती है निसर्गज और एक सम्यक दर्शन होता है अधिगमज। निसर्गज किसे कहना? स्वयं से ही हो, और अधिगमज मतलब कि किसी के उपदेश से हो, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध प्रमाण दो प्रकार का है, स्वार्थ और परार्थ। उस शुद्ध प्रमाण का अंश वो नय है। ये पूरी वस्तु दिखाई, देखो ये नींबू है, किसी ने बताया ये नींबू है, तो वो भी देख के बोलने लगा अच्छा ये नींबू है, गोल है, पीला है, खट्टा है ना। तो उसने पूरे प्रमाण के नींबू को देखा, परार्थ से
प्रमाण का नींबू देखा, ठीक है। अब वो नींबू कैसा है? खट्टा भी, पीला भी, गोल भी, गंध वाला भी, थोड़ा हार्ड भी, है ना। नींबू तो अनंत गुणमयी है नींबू तो। अब प्रमाण का नींबू जानकर फिर कोई बोले कि नींबू तो खट्टा होता है, तो अब खट्टी तो एक रसगुण की पर्याय थी, वो तो गोल भी है, वर्णगुण की पर्याय भी है, पीला भी है, और स्पर्श की पर्याय भी है, कठोर भी है। लेकिन चर्चा किससे कर दी? अकेले रसगुण की पर्याय से। नींबू खट्टा होता है, तो जो प्रमाण से वस्तु को जानता है फिर वो किसी एक अंश से बात करता है तो वो नय है, ठीक है। तो कह रहे हैं, अब सुनो, अब अपन ये जो 33 नंबर का सूत्र है इसकी इतनी पूरी ये भूमिका थी, है ना। तो अपन ने पहले चर्चा की कि जिनागम में जगह जगह नयों की चर्चा है, और वो नए दो प्रकार के हैं, आगम के नए और अध्यात्म के नए। आगम के नए, इसके भेद हैं द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, और अध्यात्म के नय हैं निश्चय नय और व्यवहार नय। उनके भी भेद प्रभेद हैं और इनके भी भेद प्रभेद हैं, अपन अभी उनकी चर्चा नहीं कर रहे। अब ये हैं तीसरे प्रकार के नय, तो ये तीसरे प्रकार के नय को भी अपन आगम के नय की कोटि में डाल सकते हैं। ये भी हैं आगम के नय, क्यों कि इनमें ये जो 7 नय हैं, नैगम संग्रह व्यवहार, ये 3 नय तो चले जाते हैं द्रव्यार्थिक नय के अंदर, और बाकी 4 बचे ये चले जाते हैं पर्यार्थिक नय के अंदर, क्योंकि उनका विषय द्रव्य है और इनका विषय पर्याय है। तो ये भी आगम के नयों में गर्भित हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि नैगम नय किसे कहना, संग्रह नय किसे कहना, व्यवहार नय किसे कहना, है ना। तो ये इन नयों के 7 नाम हैं। एक में बुआ जी, ये एक तो आगम से आपने भेद बताया, दूसरा किससे बताया? निश्चय व्यवहार का अध्यात्म। अध्यात्म, ओके। 1 मिनट होल्ड करना, चलो ठीक है। तो क्या कहा, जिनागम में नयों की चर्चा है। एक नय है आगम, और आगम के नय अध्यात्म के नय। आगम के नय है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय, और अध्यात्म के नय है निश्चय और व्यवहार नय। और अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं नैगम संग्रह आदि 7 नय। तो ये नैगम संग्रह नय जो है 7 नय हैं, इनमें 3 नय द्रव्यार्थिक नय में गर्भित हो जाते हैं, और इनके 4 नय पर्यार्थिक नय में गर्भित हो जाते हैं। इस अपेक्षा से इनको भी आगम के नय कहते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि नैगम नय किसे कहना, और दूसरा इनों की क्या विशेषता है कि ये पूरा लोक व्यवहार चलाने के भी काम आते हैं ये नय, है ना। देखो, जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे, अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे, तथा वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न प्रकट रूप है और कुछ निष्पन्न नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नय कहते हैं। लास्ट में बात आ गई, नय कहाँ पर होते हैं? ज्ञान में और वचन में। नय ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक होते हैं। तो लास्ट की लाइन में उन्होंने कह दिया कि उस ज्ञान को या वचन को नैगम नय कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या स्वरूप है नैगम नय का? तो देखो क्या कह रहे हैं, भूतकाल की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे। दृष्टांत से समझनी पड़ेगी बात। जैसे कोई भूतकाल में कोई टीचर था, टीचर है ना,
अब उसने टीचर की नौकरी छोड़ दी। क्या बोला? कोई भूतकाल में टीचर था, अब उसने टीचर की नौकरी छोड़ दी, अब तो वो रिटायर हो गया, सामान्य पुरुष है। तो अपन उसको क्या बोलते रहते, अभी वर्तमान में भी उसमें क्या किसका संकल्प बनाए रखते, और मास्टर साहब और टीचर जी। तो अभी तो वो नहीं है टीचर, लेकिन उसको टीचर की तरह पुकार रहे। ऐसे ही भविष्य अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करें। अब भविष्य में वो टीचर होने वाला है, फुल फाइनल, उसकी समझो जॉब लग गई, अभी पढ़ाने नहीं गया, जॉब लग गई है ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं, अरे हाँ ये तो टीचर जी हैं, अभी पढ़ाया नहीं उसने लेकिन टीचर जी हैं। ऐसा। तीसरा क्या कह रहे हैं, वर्तमान में कुछ तो निष्पन्न हो गया है। अब समझो उसने बीएड में एंट्रेंस ले लिया है, अभी टीचर बना नहीं है, कुछ तो निष्पन्न हो गया है। मान लिया बीएड की पहली साल में है या बीएड में एडमिशन ही हुआ है, वर्तमान में तो टीचर नहीं है वो, लेकिन वो उस जगह है जहाँ टीचर बनते हैं, है ना। तो कुछ तो निष्पन्न हो गया, कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम अभी कंप्लीट नहीं है, तो भी हम उसको कह रहे हैं अच्छा ये तो भैया टीचर हैं ये तो। ऐसा तीनों पर्याय में, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम भूतकाल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसी भविष्य की पर्याय को वर्तमान में, और वर्तमान में भी कुछ निष्पन्न है कुछ अनिष्पन्न है। इसके है ना, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं कि जैसे मान लिया कोई कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, तो उससे पूछा कि ओ भैया क्या कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा क्या बोलेगा कि कुर्सी बना रहा हूं। ऐसा। अभी तो कुल्हाड़ी हाथ में अकेली है, तो कुल्हाड़ी मात्र से संकल्प हो रहा है कि मैं लकड़ी काटने जा रहा हूं और लकड़ी से मुझे कुर्सी बनानी है। जैसे अभी चौका में प्रवेश हुआ ही है, समझो कोई चौका में झाड़ू ही लगा रहा है बस, अभी पानी भी नहीं छाना, कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे रसोई बना रहे। अनिष्पन्न कार्य, अभी काम तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, खत्म होने की तो बात ही नहीं है अभी, लेकिन ज्ञान में संकल्प लिया है कि मुझे रसोई बनानी है, मुझे कुर्सी बनानी है ना। तो ये नैगम ने इस तरह से कहता है, भूतकाल की पर्याय को, वर्तमान की पर्याय को और भविष्य की पर्याय से। ठीक है। ऐसा। अभी देखो, जैसे अपन अभी दिवाली मना रहे, तो दिवाली कौन से नए से मना रहे, वो तो कितने वर्ष पूर्व वे तो चले गए। अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है महावीर भगवान, तो हम भूत नैगम न से अपन दीपावली मना रहे, जबकि वे तो सिद्धालय में विराजमान है। तो क्यों, कहाँ जा रहे, कि अरे वो मंगलायतन जा रहे, क्यों जा रहे, कि भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने, कि उनका निर्वाण तो बहुत पहले ही हो गया, कि हम ये संकल्प क्या लिया, भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने का संकल्प, ये संकल्प ग्राही कहते हैं इस नैगम ने को, है ना। तो ऐसे 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 राजा श्रेणिक, तो राजा श्रेणिक को अभी अपन क्या कह रहे, राजा श्रेणिक को हैं तो अभी नरक में, और भविष्य में बनेंगे तीर्थंकर, है ना। और भविष्य की तीर्थंकर को हम अर्घ चढ़ा रहे, वह हैं अभी नरक में। वो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कौन से, ये भावी नैगम न से, अभी तो नहीं है वो, अभी तो नारकी है। अभी तो यहाँ पे आएगी नारकी को नारकी देखना, नारकी को नारकी कहना एक नए है, लेकिन वो नारकी भविष्य में क्या होने वाले हैं
कि तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा। ठीक है, हाँ बोलो। ये नैगम ने और आपने इससे पहले निक्षेप के बारे में हाँ बताया था, तो ये दोनों चीज हाँ, अलग अलग है। लगभग समान है। इनको नए के एंगल से बोल रहे और वहां पे निक्षेप के एंगल से बोल रहे। मेरे को यही विकल्प आ रहा था। ठीक है, ओके। ऐसा। देखो बात बदल जाती है। अभी कल परसों सुबह की क्लास में चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? कि एक तो है द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, और जानना पर्याय। तो अपन कहते हैं जानना लक्षण और ध्रुव लक्ष्य। जानना लक्षण और ध्रुव लक्ष्य। तो लक्षण लक्ष्य के एंगल से ध्रुव और पर्याय की बात कर रहे। ध्रुव है सो लक्ष्य है, इसको हमें जानना है। और कैसे जानेंगे? कि लक्षण के माध्यम से। तो हमें लक्षण जानना चाहिए, और लक्षण है जानना। अब यही बात कर्ता के एंगल से आ गई। क्या आ गई कर्ता के एंगल से? कि सम्यक दर्शन का कर्ता कौन है? पैसे कमाने का कर्ता कौन है? तो पैसे कमाने का कर्ता तो आत्मा बिल्कुल नहीं है, तो कहेंगे अकर्ता है। लेकिन सम्यक दर्शन का कर्ता कौन है इस पूरे विश्व में? मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होगी, उसका कर्ता कौन है? बोलो, किसको कहोगे कर्ता? आत्मा। ज्ञान। आत्मा। ज्ञान को। आत्मा किसको कहेंगे कर्ता? आत्मा को। द्रव्य से बात करेंगे ना। दूध को मीठा कौन करता है? तो किससे बात करोगे? बोलो, चीनी। द्रव्य से बात की जाती है ना लोक में। चीनी किससे मीठा होता है? ऐसा कोई बोलता है? मिठास से। किससे बोलेंगे? द्रव्य से बात करेंगे, चीनी से। अब चीनी में तो बहुत सारी चीजें हैं। सफेदी भी है, सुगंध भी है, भारी भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब है। तो चीनी के पास मिठास करने का साधन कौन है? मीठा करने का साधन तो कहेंगे रस गुण की पर्याय मिठास। तो जिसको अभी हम लक्षण लक्ष्य से बात कर रहे थे, उसी को अभी हम किससे बात करने लगे? कर्ता और करण से। ऐसी आत्मा के केस में आत्मा है कर्ता और ज्ञान है उसके पास करण साधन। ज्ञान के द्वारा भेद ज्ञान करेगा तो रत्नत्र प्रकट होंगे। तो ये भेद ज्ञान का कर्ता कौन? कि आत्मा। आत्मा के पास साधन कौन? कि ज्ञान। वही अलग अलग शब्दों में बात आ जाती है। ठीक है, चलो अभी अपन तो यहाँ पे नैगम न समझ रहे हैं। अब देखो, अब बोला था ना कि लोग व्यवहार चलाने के लिए ये सब चीजें कैसे यूज होती हैं। अब जैसे पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, तो किसके पंच कल्याणक मना रहे? कि पार्श्वनाथ भगवान के। तो पार्श्वनाथ भगवान तो है ही नहीं अभी, लेकिन तो भी मना रहे। तो कैसे? संकल्प ग्राही। इस नैगम नय का नाम क्या है समझने के लिए? संकल्प ग्राही है ये संकल्प करता है। तब मान लिया शहर तो है ग्वालियर, और हमने ग्वालियर शहर को, ग्वालियर शहर के भी एक पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या संकल्प कर लिया उसमें? कि ये बनारस नगरी है, ये अयोध्या नगरी है। तो अब हम उस स्थान को कैसे ट्रीट कर रहे? भगवान की जन्मभूमि। जिस भगवान के पंच कल्याण चलेंगे उन्हीं की जन्मभूमि। तो ये संकल्प हो गया है ना। पूरे वो मंत्रों से उस उतने स्थान को पूरा सील किया जाता है। पंच कल्याणक एक बहुत सुप्रतिष्ठित विधि है ये। पूरी मंत्रों के साथ नगरी में भी संकल्प लेकर पूरी नगरी को मंत्रों से सील किया जाता है। ये जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो पूरी विधि करते हैं। ठीक है, अब जैसे वहां पर इंद्र प्रतिष्ठा की,
राजाओं की प्रतिष्ठा की, तो इंद्र तो कोई ऊपर से नहीं आएंगे। ये संकल्प ग्राही नैगम है। अब जैसे 5 दिन के पंच कल्याण चल रहे, तो आपस में कैसे बोल रहे, अरे अब इंद्र जी को बुलाइए, कुबेर को बुलाइए, है ना, सौधर्म इंद्र पधार रहे हैं, और सब लोग उनको ऐसे ट्रीट करते फिर ये सौधर्म इंद्र है। 5 दिन सब लोग उनको ऐसे ट्रीट करेंगे, सौधर्म इंद्र। ठीक है, देखो इतना सुव्यवस्थित विधि होती है ये, कि जैसे कोई इंद्र बना, और इंद्र अब तो बनाया उनको, तो उनका इधर में कोई बच्चा है, तो बच्चा स्टेज पर नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रों के बच्चे ही नहीं होते। तो जो जिस तरीके का संकल्प होता है ना, तो उसी तरह की पूरी प्रतिष्ठा की जाती है। ये सब नैगम नय का कार्य है। पहले भी अपन ने चर्चा की कि जैसे बालक वर्धमान है ना, तो अपन मूर्ति में ही सारी प्रतिष्ठा करते हैं। तो बालक वर्धमान है, तो सची इंद्राणी उसको छू रही हैं, लेके आ रही हैं। बाकी जो लोग राजागण हैं और जो रानियां बनी हैं, वे सब छू रहे हैं। अब जैसे ही वो युवा अवस्था में प्रवेश किया जाएगा, पूरा दिखाया जाएगा उनका, अब जैसे ही वो भगवान का युवा वाला रूप आएगा कि अब वो राजपाट कर रहे हैं, बड़े हो गए, है ना, अब कोई महिला नहीं छू सकती उनको। ये तो अब भले ही वो अभी उस मूर्ति में अभी कपड़े पहना रखे, अभी वो उसका अपन ने ज्ञान कल्याण किया, दीक्षा कल्याण कभी कुछ नहीं किया, लेकिन युवा अवस्था हो गई, तो ये संकल्प ग्राही, अब उस मूर्ति में संकल्प लिया है कि अब ये युवा हो गए। अब ये युवा हो गए, तो अब इंद्राणी, जो इंद्राणी बनी है वो नहीं छू सकती, जो रानियां हैं कोई महिला उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। मतलब इतनी मर्यादा पूरा रखते हुए पंच कल्याणक होते हैं, ये कहना है। क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक मूर्ति को छुआ जा सकता है। तो अब युवा अवस्था का हमने उसमें संकल्प कर दिया कि अब भगवान युवा हो गए, बालक वर्धमान अब युवा हो गए, तो अब नहीं छुआ जा सकता। ये संकल्प ग्राही नय है, ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा सब सभी में लगाना कि इस नैगम नय से प्रयोजन ये है, संकल्प ग्राही, कि सभी काम योजनाबद्ध तरीके से होता है, और कार्य निष्पन्न हो या ना हो वो इस नय का विषय बना रहता है। तो उसी एंगल से उसको भूत नैगम नय और भावी नैगम नय ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, देखो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ो। कौन पढ़ेगा, किसके सामने जिनवाणी खुली है, पढ़ो। जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमान वत संकल्प करे अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमान वत संकल्प करे तथा वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न या प्रकट रूप है और कुछ निष्पन्न नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवती त्रिकालवर्ती है। यहाँ पे भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय को, और वर्तमान की पर्याय में कुछ कंप्लीटेड है काम, वो कुछ कंप्लीट नहीं है। जैसे रसोई बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी चेयर बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन तो भी क्या कह रहे, चेयर बना रहे भैया, क्या कर रहे, कुर्सी बना रहे। और ये नए तो वहां से स्टार्ट कर लेता है कि अभी तो तुमने लकड़ी को छुआ भी नहीं, तुमने तो पीस भी नहीं करे, कुल्हाड़ी अकेली हाथ में है, और कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे, तो बोलेगा चेयर बना रहे। क्योंकि वो कुल्हाड़ी हाथ में ली उसने तब है कि जब उसने ये संकल्प किया है कि मुझे कुर्सी बनानी है, भले ही कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ। मतलब इस नय का विषय बहुत व्यापक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा नैगम नय। अब संग्रह नय, जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को
संग्रह करके जानता है तथा कहता है। देखो बार बार ये शब्द यूज हो रहा है, जानता है, कहता है। बताओ ये शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, किसको समझ में आया? जानता है या कहता है? ज्ञान की अपेक्षा से। और कहना ज्ञान उसे जानता है। नहीं, अभी 3-4 बार बात हो चुकी, बोलो। मतलब ज्ञान में और वचन में, हाँ, दोनों में बात आ रही है ये नए की। नए ज्ञान में या वचन में ही वचन होते हैं, वस्तु में नहीं होते। नए वस्तु तो अनेकांतमयी होती है। अनेकांतमयी वस्तु को हम या तो वचनों से कह सकते हैं, कह रहे हैं। जैसे नींबू को देखा तो हम कह रहे हैं नींबू खट्टा होता है, नींबू गोल होता है, नींबू पीला होता है। तो ये कथन में आ रहा है पूरा, या हम किसी से कह नहीं रहे, अपने ज्ञान में ही विकल्प चल रहा है। क्या नींबू खट्टा है, किसी से नहीं कहा। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, किसी से नहीं बोल रहे, खुद ही ज्ञान में विकल्प चल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? कहा गया या लिखा गया। ये लिखा गया ये वचनात्मक न है, ये उपदेश होते हैं ये वचनात्मक न। और ज्ञान में ही विकल्प चल रहा है अकेला। मैं ध्रुव हूँ, मैं पर्याय हूँ, पूरी वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। तो पूरी परिपूर्ण वस्तु को विषय बना रहा है, तो वो ज्ञान की पर्यायी प्रमाण है। अरे पर्याय में तो देखो कितना राग है। आज ऐसा सुबह क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, अरे मुझे तो पूजा के लिए जाना है। तो ये ज्ञान में ही विकल्प चल रहे हैं। तो इस ज्ञान में बनने वाले विकल्पों को भी न कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए बार बार शब्द यूज हो रहा है। उस ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय कोई तो प्रमाण और न कहते हैं। ज्ञान ही तो जानता है। नहीं आई समझ में? बोलो। ये सारा काम जानने का कौन करता है? ज्ञान। अब ज्ञान गलत जान रहा है तो उसी ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान में मिथ्या नए होंगे, मिथ्या प्रमाण होगा। मिथ्या ज्ञान में प्रमाण सही होगा कि नए सही होगा? बोलो। दोनों मिथ्या होंगे। और सम्यक ज्ञान में प्रमाण भी सम्यक होगा, नए भी सम्यक होगा, तो उसको नए प्रमाण कहेंगे। वो ज्ञान की पर्याय में ही होते हैं नए प्रमाण, ये कहना है। समझ में आया? नए प्रमाण मिथ्या तब होगा ना जब वो जो है वो शरीर को भी अपना मानेगा। हाँ, तब ये मिथ्या है। उसने दूसरे प्रमाण की पूरी द्रव्य गुण पर्याय से देखेगा तो वो सम्यक हो जाएगा। बराबर। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि मिथ्या ज्ञान में तो न होते ही नहीं है, ज्ञान सम्यक ज्ञान में ही न होते। हाँ बराबर, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो नए प्रमाण मिथ्या है। मिथ्या है मतलब वो न प्रमाण सही है न नए सही है। मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ यही हुआ क्या कि वो न उसका प्रमाण सही है न नए सही है। इसका अर्थ है कि मिथ्या ज्ञान में हाँ उसको ही कुनय कहते हैं। ऐसा मिथ्या न कहो कुनय कहो एक ही बात है। ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं? संग्रह ने जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है तथा कहता है सो संग्रह न है। अब देखो जैसे सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य। अभी संग्रह ने क्या करता है कि एक कॉमन फीचर को देखकर संग्रह करेगा। कॉमन फीचर जैसे सब में, जैसे कहें कि जीव द्रव्य है क्या, जीव द्रव्य है क्या, आकाश द्रव्य के काल द्रव्य, तो ये जो संग्रह न है ये सबको ही द्रव्य कहता है। कॉमन फीचर है। क्या कॉमन फीचर है? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है या उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना। तो जहां भी उत्पाद व ध्रुव है वो क्या है? वो द्रव्य है।
अब इससे मतलब नहीं है कि ये अजीब द्रव्य है कि जीव द्रव्य है, पुद्गल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म का, ये सबका संग्रह द्रव्य में कर देगा, सार सबका। जहां पर सत द्रव्य मिले, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु मिले, सबको क्या बोलेगा? ये द्रव्य है, ये संग्रह है। नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, संग्रह। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे मान लिया पूरी वस्तु को नहीं कह सकते, नहीं पूरी वस्तु को नहीं, पूरी वस्तु में कॉमन फीचर कहाँ है? पूरी वस्तु में एक द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, इनके सबके कॉमन फीचर कहाँ है? कॉमन फीचर चाहिए। जाति की अपेक्षा से बात नहीं हो रही है। हाँ, ये बात समझना। जैसे जैसे आम का ढेर है ना, तो हम सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं? आम। संग्रह कर दिया आम। अब उसमें तोतापरी आम भी हो सकता है, उसको भी आम ही कहेगा, ये न भेद नहीं डालेगा, आम है सब। कोई लंगड़ा आम है, कोई बादाम आम है, कोई हापुस है। ये संग्रह करता है, एक कॉमन फीचर देख के संग्रह करता है कि ये टोटल आम है। और सुनो, इससे भी अलग और संग्रह कैसे हो सकता है कि एक ठेले पर आम भी हैं, केला भी है, संतरा है, चीकू है, आदि आदि। तो एक और संग्रह किस नाम से हो सकता है? ये सब फल हैं, तो ये फल कह के अब ना आम का संग्रह नहीं, ये सभी फल हैं। तो कॉमन फीचर क्या मिला सब में? ये सब फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स के एंगल से सबको क्या कह रहे हैं? ये सब फल हैं। ये संग्रहने का काम है। अब वो ये नहीं देखेगा कि ये आम है कि मौसमी है कि संतरा है कि केला है, फल हैं सब। पर समझ में आ रहा है? लोकाकाश में द्रव्य है। हाँ, ऐसा संग्रह। बात कर सकते हैं। हाँ जी, मनुष्य गति, हाँ, बस ऐसे ये संग्रह कर दिया, सारे मनुष्यों का संग्रह कर दिया। ये मनुष्य हैं, संग्रह। अभी ये पर्याप्तक हैं, अपर्याप्तक हैं, भोग भूमि के हैं कि कर्म भूमि के हैं, ये अभी कोई बात नहीं चलेगी। ये न तो संग्रह करेगा मनुष्य गति, बस। और अगला जो न है ना, व्यवहार न, ये भेद डालेगा, आम के अंदर भेद डालेगा। कैसा भाई कि अरे ये बादाम आम है, ये अल्फांसो है, ये क्या बोलते हैं कोई दूसरा आम है। तो ये उस जो संग्रह जो किया गया था उनमें पर्टिकुलर विवक्षा को डिफरेंस देख के उनके अलग अलग छटनी कर देना। तो यहाँ ये व्यवहार न है। निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार न का विषय अलग है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न में वहां अलग है। और यहाँ पर जो व्यवहार न है वो क्या है? जो संग्रह में जिस इसको बोला जाता है सादृश्य अस्तित्व, जिस कॉमन फीचर से संग्रह किया था उन्हीं में कोई पर्टिकुलर फीचर देख के फिर उनमें डिफरेंशिएट कर दिया उनको। तो एक इधर संग्रह किया गया था और यहाँ पर उनमें भेद डाला। कैसे भेद डाला कि एक एंगल से देखो तो सब आम है, सबके सब आम है, तो संग्रह ने सबको आम कहेगा। लेकिन तोतापरी आम की क्वालिटी अलग है और हम पहचान लेते हैं ये तोतापरी है, ये बादाम है, ये लंगड़ा है, ऐसा पहचान लेते हैं। तो ये उन आमों में भेद डाल देगा। तो भेद डाल देगा, सो इसको कहते हैं व्यवहार ने। तो ये किस एंगल से डालेगा कि उनमें विदृश्यपना है, वो सदृश्यपने से संग्रह होता है और जिनका संग्रह किया गया उनमें ही डिफरेंशिएशन डाला जाता है। सो ये व्यवहारने का कार्य है। एक बार अपन पढ़ लेते फिर और एग्जाम्पल अपन अभी देखेंगे। देखो, अनेक प्रकार के भेद करके व्यवहार करे या भेदे सो व्यवहार न है। जो संग्रह न के द्वारा ग्रहण किए पदार्थों को विधि पूर्वक
इम्पोर्टेंट देखो, उसको बोल्ड लेटर में लिखा है उस वर्ड को, विधि पूर्वक भेद करे सो व्यवहार है। जैसे सत के दो प्रकार हैं, द्रव्य और गुण। सत को एक एंगल से देखेंगे तो क्या देखेंगे, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। अब भेद डाल दिया तो भेद में क्या देखेंगे, अरे द्रव्य के अंदर भी द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। तो ये भेद से देखता है व्यवहार ने, है ना। गुण के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक यह न प्रवृत्त होता है। देखो अब अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ के थोड़ा सा ख्याल में आया होगा। व्यवहार ने कहाँ तक चर्चा करेगा, जहां तक स्मॉलेस्ट यूनिट तक, जहां तक भेद किया जा सकता है वहां तक जाता है। अब देखो सीधा सीधा बात की जाए, अगर अपन विश्व से बात करें तो विश्व में क्या है, सब द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य। विश्व किससे निर्मित है, द्रव्यों से निर्मित है। तो ये संग्रह ने क्या कहेगा, द्रव्यों से निर्मित है। व्यवहार ने क्या करेगा, अरे संग्रह ने सब में एक सादृश्यपना देखेगा, कॉमन फीचर। क्या देखेगा, सब उत्पाद व द्रव्य वाले हैं, सब द्रव्य हैं, सब द्रव्य हैं, सब द्रव्य हैं। और व्यवहार ने कॉमन फीचर्स को एक में कलेक्ट करेगा, अनकॉमन फीचर्स को दूसरे में कलेक्ट करेगा। तो व्यवहार ने क्या बोलेगा कि नहीं, वे द्रव्य दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, ये जो जितने भी विश्व में द्रव्य है ना, अनंत, उनको दो में बांट सकते। देखो दो में बांटने के कितने एंगल, कैसे दो में बांट सकते, चेतन और अचेतन। समझ में आई बात, किन में बांटना है, दो में, चेतन और अचेतन। अब दो वो कर दिए बस ग्रुप, एक चेतन है, एक ग्रुप में चेतन और दूसरे ग्रुप में अचेतन। अभी अपन दो ही ग्रुप बना रहे, ठीक है। दूसरा कैसे भेद डाल सकते हैं, मूर्तिक अमूर्तिक, ऐसा भेद डाल सकते हैं ना। तो मूर्तिक में कौन आएगा, पुद्गल, और बाकी सब अमूर्तिक। ये भेद डाल दिया। क्या बोल रहे हैं, विधि पूर्वक, चाहे कोई भेद नहीं। कैसे कैसे, पहला भेद कैसे डाला, चेतन अचेतन। दूसरा भेद कैसे डाला, मूर्तिक और अमूर्तिक। बोलो कोई और भेद डाल सकता है ऐसा ही, बोलो इसी प्रकार का कोई और भेद डाला जा सकता है। अरे बोलो, ये क्या नहीं, द्रव्य की बात चल रही है, द्रव्य है। देखो दूसरा भेद तीसरा भेद डाला जा सकता है। हाँ सुनीता जी कुछ बोलना चाह रही, बोलिए। प्रदेशों की अपेक्षा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदेशों की अपेक्षा से, एक प्रदेशी और असंख्य प्रदेशी या अनंत प्रदेशी, मोर देन वन प्रदेशी। प्रदेश के एंगल से काल अणु एक प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, और बाकी कोई संख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है। तो प्रदेश की अपेक्षा से भेद डाले जाते हैं। सुनीता जी का परिचय दे दे रहे आपको, ये शांतनु के सीनियर मंगलार्थी, उनकी मदर हैं, और कल अपन को चिदायतन में मिली थी, है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि हम भी क्लास में आया करेंगे। हमने कहा स्वागत है आपका। स्वाध्यायी हैं, ठीक है। तो तीसरा भेद क्या हो गया, काय, जिसको प्रदेश से बात की ना, तो प्रदेश के एंगल से कायत्व और अकायत्व। जो एक से अधिक प्रदेशी होते हैं उनको कायवान कहते हैं, और जो एक प्रदेशी होते हैं उनको
उनको अकायवान कहते हैं। जब पंचास्ती काय बोलते हैं ना, पंचास्ती काय, ऐसा। ठीक है, तो उनमें ऐसा भेद पड़ जाएंगे। अब देखो, अब वापस अपन ने मूर्तिक अमूर्तिक ऐसा भेद किया, पहला भेद। अब अमूर्तिक में फिर से भेद डाल दिया, अमूर्तिक द्रव्यों में। अमूर्तिक द्रव्यों में भेद डाल सकते कि नहीं डाल सकते? अगला कि अमूर्तिक तो 5 है, अमूर्तिक 1 पुद्गल है। अब अमूर्तिक में भेद डाल दिया कि उस अमूर्तिक में भी एक चेतन है और बाकी अचेतन है। अब बाकी जो अचेतन है उसमें कोई कायवान है, कोई एक प्रदेशी है, कोई असंख्य और अनंत प्रदेशी है। तो ऐसा विधि पूर्वक भेद करते चले जाना। अब आ जाओ अपन कॉमनली जीव पे। अपन ने चेतन पदार्थों को देखा, जीव, तो ऐसी भेद आते ना जीव के। संग्रह से देखोगे तो सब जीव हैं, अनंत जीव, सिद्ध जीव, आचार उपाध्याय साधु जीव, निगोद वाला जीव, 1 इंद्री 2 इंद्री, सब जीव हैं, संगी संगी सब जीव हैं। अब उनमें भेद, विधि पूर्वक भेद। अब विधि पूर्वक भेद क्या? संसारी और सिद्ध, ये व्यवहार न करता है। सब जीवों को किस में डिवाइड कर दिया? संसारी और सिद्ध। अब संसारी में भेद डालो फिर से, संसारी में और भेद कैसे डल सकता? रागी और वीतरागी, ऐसा भेद डल सकता संसारी जीवों में। अनंत भगवान संसारी कहला रहे हैं लेकिन वीतरागी हैं, बाकी जीव रागी हैं, तो रागी और वीतरागी का भेद डल सकता है। आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि, एक देश वीतरागी हैं तो वीतरागी की कोटि में चले जाएंगे, बाकी जीव रागी की कोटि में, ऐसा। फिर को दूसरा भेद क्या? तरस और स्थावर, ऐसे भेद आते हैं ना, तरस और स्थावर के भेद कर दिए। फिर तरस के भेद, फिर स्थावर के भेद, पर ऐसा भेद करते करते लास्टली उस पॉइंट तक चले जाएं जिसके बाद अब कोई अन्य भेद नहीं हो सकता। तो ये व्यवहारने का कार्य है, ये व्यवहारने की विषय वस्तु इस प्रकार की है। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने ये 3 नयों पे चर्चा की, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, है ना। देखो यहाँ पे व्यवहार नय में नीचे लिखा है द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। और गुण के 2 भेद, सामान्य और विशेष। और जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक यह नय प्रवृत्त होता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और कल से सभी लोग 3 बजे ज्वाइन होंगे, 3:15 से नहीं, 3 बजे से सब लोग ज्वाइन करेंगे कल। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।